हेलो बच्चा पार्टी, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 से। मेरे बच्चे, आज हम ये जानेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड होती क्या क्या, कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है और ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं और हमारी इसके लाइफ में क्या क्या जरूरतें हैं। तो इसी तरीके से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करते हैं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटू, इसका एक कंबाइंड वीडियो बनाकर मैं वन शॉट भी रेडी करूंगा और बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मेरा बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्या होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब आई एम डिस्कसिंग अबाउट देयर स्ट्रेंथ। मैं उनकी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं कि वो कितना लोड झेल सकते हैं, कितना लोड हम उस पर डाल सकते हैं, कितना वो स्ट्रेच हो सकते हैं, कब वो टूटेंगी। ये सारे बिहेवियर्स को समझना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। वो भी किसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज? सॉलिड का। और इसके बाद वाले चैप्टर में हम फ्लूइड की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी वहां पे भी उसके बिहेवियर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बट अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, देयर आर लॉट ऑफ। तो इन सारी प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर के पहला पॉइंट, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, दैट विल बी अ डिफॉर्मिंग फोर्स। हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स पहला नंबर है। अब क्या होता है हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स, एक बार देखते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स मीन्स व्हाट? एक ऐसा फोर्स जब हम किसी बॉडी पे अप्लाई करें तो अप्लाई करने के बाद उस बॉडी का शेप और साइज बदल जाए। दिस इज ऑल अबाउट द डिफॉर्मिंग फोर्सेस। जैसे एग्जांपल मैंने यहां दिया, एक बॉल ऐसे है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद ये क्या हुआ, बॉडी का शेप और साइज चेंज हो गया। दैट मींस ये बॉडी डिफॉर्म हो गई। यहां पर आप ये देख रहे हैं, इस जगह पे भी मैंने केन लिया और केन को क्रश कर दिया, फोर्स लगाया और वो बॉडी डिफॉर्म हो गई। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? एक सिंपल सा फोर्स, अ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ चेंजेस इन कॉन्फिगरेशन, चाहे वो साइज में हो, चाहे वो शेप में हो, ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग इट इज कॉल्ड अ डिफॉर्मिंग फोर्स। उसे ही हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम दे रहे हैं। अब यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स तो अभी समझ में आएगा, वो फोर्स जो शेप और साइज को बदल दे। दिस इज ऑल अबाउट द डिफॉर्मिंग फोर्स। But the point is restoring forces. क्या होते हैं restoring forces? Restoring forces are those forces which help us to maintain the shape and size of the object. Means what मेरा बेटा, कि अभी ना क्या हुआ, मैंने कहा यार ये फोन है हर्षदीप का, मैं ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूं, इसके शेप में चेंज नहीं आया, अभी भी ऐसे ही है। मैं से ट्विस्ट कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा, चला जाएगा ये, बट ठीक है, अपने शेप को मेंटेन करके रख रहा है। अब क्यों मेंटेन कर रहा है? बिकॉज देखिए, हमारे पास ये बॉडी है, जब हम इस बॉडी को खींचते हैं, दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स, एक होता है हमारा रीस्टोरिंग फोर्स, और एक होता है हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कहता है भाई मैं शेप और साइज बदलने नहीं दूंगा, डिफॉर्मिंग कहता है मैं शेप और साइज बदलूंगा। अब इन दोनों में लड़ाई होती है और मैं कहता हूं रीस्टोरिंग फोर्स बड़ा है डिफॉर्मिंग फोर्स से। पहले केस में रीफॉर्मिंग फोर्स अगर डिफॉर्मिंग फोर्स से बड़ा है, अगर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स बड़ा है तो यानी उस बॉडी की जो शेप और साइज है वो मेंटेन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अभी आपके बैठने से क्या ये डेस्क का शेप और साइज चेंज हो गया? नहीं होगा, क्योंकि उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर है, शेप और साइज चेंज नहीं होगा। बट अगर वहीं पर मैं इस बुक की बात करूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, अपने शेप और साइज को बदल दे रहा है, बिकॉज इसका रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कम है। किससे? डिफॉर्मिंग फोर्स से। यानी अगर ये कंडीशन है तो शेप विल नॉट चेंज, शेप विल नॉट चेंज, हमारे। और अगर रिस्टोरिंग फोर्स छोटा है और डिफॉर्मिंग फोर्स बड़ा है तो डेफिनेटली शेप
शेप विल चेंज। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पे। होप सो ये क्लियर है यहां तक? क्लियर है मेरे बच्चा? नोट्स में है ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलास्टिसिटी, द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। मेरा बेटू, अभी तक आप समझ चुके हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, अभी आप समझ चुके हैं डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलास्टिसिटी। Elasticity. What do you mean by elasticity? Elasticity is also property of the body. It's also mechanical property of the body. कहता है कि जब हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें, तो हटाने के बाद वो दोबारा अपने शेप और साइज में आ जाए वापस। That is called elasticity. This property is known as a elasticity. ये प्रॉपर्टी क्या है? Elasticity. एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। रबर है किसी के पास? किसी, अरे चलो क्लचर ही दो, क्लचर ही दे दो। देखो अभी इस क्लचर की बात करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होगी ऑब्वियसली। अब हमने इसको शेप और साइज को चेंज किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। क्या हुआ कि ये शेप इसका चेंज हो रहा है, बट जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, ये दोबारा कम बैक टू देयर मीन पोजीशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी आर नोन एज अ इलास्टिसिटी। रबर को खींचा, छोड़ दिया, दोबारा अपनी मीन पोजीशन में आ गया। स्प्रिंग को खींचा, छोड़ दिया, वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन में आ गया। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। दैट प्रॉपर्टी आर नोन एज अ इलास्टिसिटी। होप सो क्लियर होगा। तो देखते हैं मेरे बेटा, इलास्टिसिटी इज व्हाट? इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट, जिसकी वजह से इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। कब? आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दे, वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन में वापस आ जाए। आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं। दीज ऑल आर नोन एज अ एग्जांपल ऑफ इलास्टिसिटी। एग्जांपल स्ट्रेच रबर, स्ट्रेच रबर का वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेगा। डन? क्लियर? ओके। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्ट इलास्टिक बॉडी नहीं है, कोई भी नहीं है, पर नाम दिया मैंने परफेक्ट। अब मैं कहता हूं यार टेस्ट हुआ और टेस्ट में कोई बच्चा 95% स्कोर कर रहा है या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहा है, हमने कहा ये गुड स्टूडेंट है, इसको अच्छी नॉलेज है। बट क्या पूरी नॉलेज हो सकती है? कभी नहीं। कोई भी बॉडी परफेक्ट नहीं होती, बट हाँ एक टर्म्स पे क्लियर हो जाए और एक टेस्ट को पास कर जाए, टर्म्स को पास कर जाए, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक का एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल है, मतलब परफेक्ट इलास्टिक को अगर डिफाइन करूं कि मींस एक ऐसा प्रॉपर्टी बॉडी का, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद बॉडी इमीडिएट और कंप्लीटली रीगेन कर ले अपने शेप में। यार बड़ा कंफ्यूजन हो गया। इलास्टिसिटी में भी तो यही था, इलास्टिसिटी में भी तो था। इलास्टिसिटी कहता है कि बॉडी को खींचा, छोड़ दिया, कम बैक टू देयर मीन पोजीशन, इलास्टिसिटी। बट जब आपने उसे खींचा होगा, एक रबर को आपने खींचा होगा, तो क्या उसके अंदर 0.00001% का भी चेंज नहीं आया होगा? आया होगा, आया होगा। पर जब हम माइक्रो लेवल पे देखें, तो वो चेंज दिखेगा, मैक्रो लेवल पे नहीं दिखेगा। अगर हम स्केल पे देखें नॉर्मल, तो वो उतनी ही शेप का दिखेगा। दैट प्रॉपर्टी आर नोन एज इलास्टिसिटी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्ट इलास्टिसिटी, तो इसके अंदर भी एक आधे एटम हिले होते हैं, बट इनकी खासियत ये होती है कि ये बहुत इमीडिएट अपने पोजीशन को चेंज करते हैं और कंप्लीटली रीगेन करते हैं। बट इन रियलिटी ऐसी कोई बॉडी नहीं जिसके ऊपर एक बार मैंने फोर्स लगा दिया, वो दोबारा अपनी पूरी एज इट इज प्रॉपर्टी को रीगेन कर ले। 0.000 कुछ चेंज तो आता ही आता है, बट फिर भी हम क्या कह रहे हैं, उसको हम परफेक्ट कैटेगरीज में रखते हैं। देखिए ना, दोज बॉडीज विच रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, वो भी क्या? इमीडिएटली एंड कंप्लीटली। कब?
after a removal of deforming force are known as a perfectly elastic bodies. उसे हम perfect class. जैसे एग्जाम्पल कुछ जैसे क्वार्ट्ज फाइबर इज द बेस्ट एग्जाम्पल. ये डायग्राम देख रहे हैं, क्वार्ट्ज फाइबर्स है, ठीक है. ये क्या है कि अगर आप इसे खींचते हैं, ये इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो जब हटेंगे तो दोबारा अपने शेप को मेंटेन कर लेता है. अरे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपको. आप एक लोकल जुराब सॉक्स खरीद के लेके आते हैं, उसके अंदर रबर लगा हुआ है, ठीक है. क्या हुआ, आपने उसे 2 महीने पहना, 2 महीने पहनने पहली बार तो पहना तो आपने उसने आपके पैरों पे निशान डाल दिए हैं. 1 महीने बाद उसने मुंह खोल दिया अपना. फिर आपने क्या किया, एक रबर लिया, आराम से उसे, छोटे वाले रबर कभी तो पहना होगा यार, किसी जुराब की इलास्टिक अगर ढीली हो गई है तो उसपे एक्सटर्नल रबर लगा के हम लोग कभी नहीं किया. मैं तो देसी बंदा रहा हूँ यार. मैंने ड्रेस भी किया था. अरे तो इलास्टिक यूज कर. बट कुछ कंपनी के रबर्स होते हैं जो अच्छी प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, जुराब फट जाते हैं पर इलास्टिक खराब नहीं होती, ऐसे भी होते हैं. तो कहने का मतलब सर वो परफेक्टली इलास्टिक एग्जांपल्स हैं. अब हम देखते हैं प्लास्टिसिटी. डन. मेरे को लगता है रीस्टोरिंग तो समझ में आया, डिफॉर्मिंग भी समझ में आया, इलास्टिसिटी भी समझ में आ गया, परफेक्ट इलास्टिसिटी भी समझ में आ गया. यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट, कोई परेशानी रही होगी. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्लास्टिसिटी. क्या है प्लास्टिसिटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी which lose their original shape and size after removal of deforming force. वो अपने ओरिजिनल शेप को ना गेन करता है, इसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी. एक एग्जांपल, क्ले तो खेला होगा आप लोगों ने, है ना. क्ले को आप जिस शेप में लाके रख देते हैं वो उसी पे फैल जाता है, वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को खो देता है. बट जब आप उससे फोर्स हटाते हैं ना तो क्ले माइक्रो लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, पास आता है, माइक्रो लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा. तो इसे कहते हैं, पहले प्लास्टिसिटी समझते हैं. इफ अ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, इट कंप्लीटली और इमीडिएटली मतलब डज नॉट, वो रीगेन ही ना कर पाए अपने शेप और साइज को, इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने प्लास्टिसिटी का नाम दिया. बट परफेक्ट प्लास्टिसिटी, तो अगर परफेक्ट प्लास्टिसिटी की बात करें तो अगर हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी कंप्लीटली अपनी प्रॉपर्टी को खो दे, अपने शेप और साइज को खो दे. सर अभी भी तो प्लास्टिसिटी में भी तो वही हो रहा था बेटा. प्लास्टिसिटी में अच्छा कभी कभी एक एग्जांपल देता हूं आपको, बेस्ट एग्जांपल. च्युइंगम खाया होगा, च्युइंगम खा के कभी कभी मजे में च्युइंगम को मुंह में भी रखा होगा और थोड़ा सा यूं करके खींचा भी होगा, फिर छोड़ा भी होगा आपने. तो क्या वो इमीडिएट यहां इतना लंबा छोड़ा तो इतना लंबा रह जाता है? नहीं, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोड़ा सा श्रिंक होने की कोशिश करता है प्लास्टिसिटी का एग्जांपल. बट परफेक्ट प्लास्टिसिटी का मतलब है अगर एक बॉडी को मैंने 10 सेंटीमीटर खींचा तो 10 सेंटीमीटर रह जाएगा. प्लास्टिसिटी का मतलब है अगर एक बॉडी 1 सेंटीमीटर की, उसे मैंने 10 सेंटीमीटर खींचा और बाद में 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भी रह गई, प्लास्टिसिटी. वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जा रहा, बट प्लास्टिसिटी कहता भाई जितने पे छोड़ा मैंने उतने ही रह जाए. तो ऐसा कौन सा एग्जांपल है? जेके वॉल पुट्टी. आपने दीवारों पे देखा होगा, पेंटर ऐसे करते हैं, अभी यहां से यूं करके लेके जाते हैं तो क्या दोबारा वहां पे वापस आता है? नहीं आता वो वापस, वो अपनी शेप में मेंटेन रह जाता है. डन. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिसिटी. उसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं. क्लियर मेरा बच्चा? पक्का? डन. अब देखो, जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट एग्जांपल. पैराफिन वैक्स भी एक अच्छा एग्जांपल है. तो दिस इज अ पैराफिन वैक्स. आप जो देख रहे हैं पुट्टी और पैराफिन वैक्स एक बेस्ट एग्जांपल है परफेक्ट प्लास्टिसिटी के. नाउ गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रेस मेन, एंड यहां से कहानी चैप्टर की स्टार्ट होती है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जो भी आप पीडीएफ यहां देख रहे हैं वो सारे के सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बार से दूंगा और आप वहां जाके डाउनलोड करिए. और मैं टेलीग्राम पे भी अब चैनल आज फिजिक्स बाय राकेश पांडे बनाने वाला हूं, वहां जाके भी मैं टेलीग्राम पे नोट्स को आपको शेयर करने वाला हूं. डन मेरा बच्चा? आई होप अभी तक तो मजा आया, अभी तक तो क्लियर हो गई.
युग है, सब स्ट्रेस में सिलेबस को लेके देखते हैं। यार देखो, परफॉर्म करना चाहिए, होगा जो देखा जाएगा। क्यों? स्ट्रेस। मैंने पूरी सेकंड बुक 4 साढ़े 4 घंटे में वन शॉट बनाई है। पूरी सेकंड बुक फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 14 वन शॉट 4.5 घंटे में। उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने हैं ना वो पूरा वन शॉट में बना रखा है, उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, अगर ज्यादा ही टेंशन है तो उसको कर दो। स्ट्रेस क्या है? यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पहले स्ट्रेस डिस्कस करते हैं। क्या हुआ? स्ट्रेस क्या होता है? जैसे एक बॉडी है, आप इस बॉडी को खींचते हैं, सुस्ती मत करो, एक बॉडी को खींचते हैं, चाहे आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसको दबाने की कोशिश करते हैं या खींच रहे हैं। अब क्या होता है, जब आप इसको खींचने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं, देख रहे होंगे, ये सब रेजिस्ट कर रहे होंगे मेरे को चेंज नहीं होना, वो अपने शेप को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे होंगे। ये कौन है? ये एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स उसके शेप को बदलने की कोशिश कर रहा है। उतना ही इंटरनली उसे क्या कर रहा होगा? रेजिस्ट कर रहा होगा। एक इंटरनल फोर्स लग रहा होगा बॉडी के अंदर इंटरनली। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट एक्सटर्नली। अभी आप देखिएगा, आप इस डेस्क पे बैठे हुए हैं, तो आप डेस्क पे बैठ कर एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं, इंटरनली तो नहीं लगा रहे। इंटरनली जो फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल्स के बीच में लग रहा होगा, वो बॉडी खुद इटसेल्फ लगा रहा होगा। तो स्ट्रेस इज ऑल अबाउट व्हाट? इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज अ इंटरनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। उड़ी बाबा, ये तो जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है, प्रेशर। ये तो न्यूमेरिकली प्रेशर के बराबर लग रहा है यार, प्रेशर जैसा लग रहा है। तो फिर प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होगा? वेट। प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होगा? एक एक करके देखेंगे। बट स्ट्रेस को समझिए, इफ अ बॉडी गेट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगे और वो बॉडी डिफॉर्म हो जाए, देन एट ईच सेक्शन ऑफ द बॉडी के हर एक सेक्शन पे एन इंटरनल फोर्स ऑफ रिएक्शन इज सेट अप। जब आप उसे एक्सटर्नली फोर्स खींच रहे हैं तो उसके हर एक पार्टिकल पे एक फोर्स सेटअप हो रहा होगा, which tends to restore the body। वो चाहता होगा कि यार उसको मैं रिस्टोर करके रखूं और उसके ओरिजिनल पोजीशन में ही उसको रखूं, यही तो कोशिश कर रहा होगा। तो कहते हैं टू इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इसीलिए कहा गया है द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया। internal restoring force set up per unit area are known as a stress. But what is pressure? Pressure क्या है? एक एग्जाम्पल, आप इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, चाहे आप इसको दबा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं बॉडी पे, ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज अ प्रेशर। अभी मैं इसको दबा रहा हूं, ऐसे एक्सटर्नली दबा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं। बट उसकी वजह से, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, क्या हो रहा होगा? बॉडी के इंटरनली एक फोर्स डेवलप हो रहा होगा पर यूनिट एरिया, उसी को कहते हैं स्ट्रेस। बॉडी में तनाव जनरेट हो गया, स्ट्रेस का मतलब तनाव। आई होप समझ पाए होंगे। पहला क्या डिफरेंस है? स्ट्रेस और प्रेशर में पहला डिफरेंस है कि पहला है प्रेशर जो होता है उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, स्ट्रेस जो होता है उस पर इंटरनल। प्रेशर जो होता है
वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये आपका जो स्ट्रेस है, इट्स अ सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। टेंसर, अब टेंसर क्वांटिटी ऑलरेडी हम शुरू में पढ़ा है, टेंसर which have a direction but it doesn't mean, ठीक है, वो होता है हमारा टेंसर क्वांटिटी, सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी होती है। अब अभी इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट ये डिफरेंस है। एंड इस मे भी आप इस पार्ट को तो समझ पाए होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल वाला, ये तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखेंगे। जब आप बॉडी में स्ट्रेस डेवलप कर रहे होंगे तो अलग अलग तरीके से स्ट्रेस डेवलप होता है, अलग अलग तरीके से स्ट्रेस डेवलप होता है। पहला टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जब आप एक बॉडी को, अरे मेरी मां अभी नोट मत कर, एक बॉडी को जब हम खींच रहे हैं लेंथ वाइज, जब हम एक बॉडी को खींचते हैं ना यार, जब हम एक बॉडी को लेंथ वाइज खींचते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा लेंथ वाइज खींचने पे, तो वो कौन सा होता है? दैट विल बी अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लेंथ वाइज जो स्ट्रेस डेवलप होगा ना, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। अब देखिए ना, लॉन्गिट्यूडनल भी दो तरीके के होते हैं, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। या लेंथ वाइज जो स्ट्रेस लग रहा है वो कौन है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस डेवलप इनटू अ बॉडी अलोंग द लेंथ, तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया। आप सिंपल से टर्म्स में कर सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि अगर टेंसाइल स्ट्रेस कर रहे हैं तो यहां पे लेंथ इंक्रीज हो रहा होता है, कंप्रेसिव की बात करें तो लेंथ डिक्रीज हो रहा होगा। आप किसी बॉडी को यूं दबा रहे होंगे ना तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, खींच रहे होंगे तो वो टेंसाइल स्ट्रेस है। दोनों ही हिस्से किसके हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के। होप सो क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम आगे देखते हैं टेंजेंशियल एंड शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल एंड शेयरिंग स्ट्रेस, युग साहब क्लियर है आपको? हाँ। टेंजेंशियल शेयरिंग स्ट्रेस, जब भी हम टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बॉडी को ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये फिक्स होता है, ये फिक्स है। और ये वाला जो है ना अपर वाला फेस, अपर फेस फ्री होता है, ये फिक्स है और ऊपर वाला फ्री है। आप एक बॉडी को धक्का देते हैं ऊपर से, मान लीजिए ये फिक्स है, आप इसे धक्का दे रहे हैं, ये यही है, ये धक्का दे रहे हैं आप इसे। जब आप फोर्स नॉर्मली लगा रहे हैं उसके ऊपर, नॉर्मली लगा रहे हैं, तो अगर आप फोर्स नॉर्मली लगा रहे हैं बॉडी पर, तो क्या होगा, ये बॉडी तो यहां पे फिक्स रहेगा, ये क्या होगा, ये वाला फेस स्लाइड हो जाएगा, ये फेस स्लाइड हो गया, और ये कितना स्लाइड हुआ, मान लीजिए डेल्टा एक्स स्लाइड हो गई, डेल्टा एक्स स्लाइड हुआ। बट अपन को भी कुछ नहीं इस बात से लेना, मुझे तो स्ट्रेस बताना है। तो स्ट्रेस क्या है, अगर एक एंड फिक्स है और एक एंड फ्री है और आप एक बॉडी पे टेंजेंशियली फोर्स डेवलप कर रहे हैं या टेंजेंशियली स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। देखिएगा, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंशियली to the surface of the body, it produces a changes in the shape of the body. The tangent force applied per unit area is called tangential stress. अच्छा, एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस कहाँ देखते हैं? जेली। जेली में तो ऐसे होता है, जो लाइक पुडिंग वाली जेली होती है, उसको उल्टा करके रख दो, ऐसे तो ऊपर से नीचे से फिक्स रहती है। टेंजेंशियल स्ट्रेस जो ज्यादा बेस्ट है, ये देखो एसी है, एसी पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लग रहा है इस टाइम। कहीं कैसे दीवार में एक साइड फिक्स है, एक साइड उसका बाहर वाला निकला हुआ है, अबे यार ये ऐसे फिक्स है, यहाँ पे इस पे टेंजेंशियली नीचे की तरफ जा रहे हो, जाने की कोशिश करिए, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। अच्छा चलो, डू यू नो अबाउट छज्जा?
छज्जा जानते हो, देसी हो तुम लोग, अबे बालकनी, बालकनी, शेड, बालकनी, अरे वो यार टीवी का रैक देखा है, या कोई ऐसा रैक जो यहाँ से फिक्स है और ये फ्री एंड है, उस पे जो फोर्स लगते हैं वो कौन से लगते हैं, टेंजेंशियल। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, शियरिंग स्ट्रेस। डन, आई होप क्लियर होगा शियरिंग स्ट्रेस। वो जो होता है फिजेट हैं? इसमें लगता है, किसमें, फिजेट स्पिनर जो होता है, स्पीकर, फिजिक्स घुमाते हैं बीच में, उसमें नहीं यार, उस पे कैसे हो गया, वो तो वो अलग चीज है, वो तो रोटेशन है वो। आप देखिएगा दैट विल बी अ नॉर्मल स्ट्रेस, इसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और किसी को टाइम देकर आएगा तुम लोग हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, इसे हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी कहते हैं। जब स्ट्रेस चारों तरफ से इक्वली, यानी स्ट्रेस जो चारों तरफ से इक्वली डेवलप हो रहा हो, तो उसे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं। एक एग्जांपल, मैं इसको देखता हूं ऐसे, अब मैं क्या करता हूं, चारों तरफ से मैं इक्वली फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। आप एक बॉल को ले लीजिए, बॉल को कंप्रेस करिए चारों तरफ से, तो उसे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल, ये बॉडी है, ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं हम लोग, दैट विल बी अ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है। डन मेरा बेटा, क्लियर, पक्का, ओके। क्वेश्चन भी पूछूंगा अभी, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा अभी, कैमरा आपकी तरफ भी जाएगा आज। हाँ नहीं दिखाएंगे ना कि देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे में तो देखा ये है राशि, इससे पूछा पांडे सर ने एक क्वेश्चन, इसको वो भी नहीं, ठीक है। नाउ स्ट्रेन, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन ई से डिनोट करते हैं। अब ये स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन? जब भी आप एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा, बॉडी का डायमेंशन भी तो चेंज होगा। तो चेंज इन डायमेंशन, ये देखना कितना चेंज आ रहा है। तो कहते हैं बेटा कि जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इज ऑल अबाउट व्हाट, अच्छा ये कलर विजिबल है आपको, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन आर नोन एज अ स्ट्रेन। कितना बदलाव आ रहा है एक बॉडी में, अच्छा इसकी यूनिट नहीं होती और इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, क्यों होगा, क्योंकि डायमेंशन अपॉन डायमेंशन, अगर लेंथ में चेंज है तो अपॉन में लेंथ, वॉल्यूम में चेंज है तो अपॉन में वॉल्यूम, तो क्या डायमेंशन होगा, तो यहां देखेंगे व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब एक बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स है, अ बॉडी अंडरगो चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, जब उसका शेप एंड साइज चेंज हो तो क्या होता है, फ्रैक्शनल मतलब रेशियो, फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। फ्रैक्शनल चेंज मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चलिए देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्फिगरेशन में कुछ स्ट्रेन के कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए एग्जांपल क्या है, अगर ये हमारे पास एक बॉडी है, आप इस बॉडी को खींच रहे हैं और बॉडी को खींचने के बाद इधर ध्यान दे दो, ये बॉडी की लेंथ चेंज हो गई, ठीक है। अभी देखिए इसकी लेंथ L थी और इसकी L डैश मान लो, तो चेंज इन लेंथ कितनी होगी जिनिशा, डेल्टा L यानी L डैश माइनस L, ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारे पास L, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या होगा, डेल्टा L अपॉन L, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा V अपॉन में V। अच्छा ये बात करो, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज है तो यहां पे माइनस साइन लगा देना, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो आप प्लस का साइन लगाना। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज का एक एग्जांपल दे सकते हो तन्विया,
वॉल्यूम इंक्रीज हो किसी में, बॉइलिंग ऑफ वाटर बॉइलिंग ऑफ वाटर, Boiling of water. इसमें तो डिक्रीज हो जाएगा ना, इसमें Okay, उसका नाम बता रही थी वो कुछ और था। हम फोर्स लगाने की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेस डेवलप करने की बात कर रहे हैं, मेटल्स को गर्म करते मेटल्स को गर्म करके। अबे बलून फुला दो यार, बलून फुलाओगे तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्लस होगा। हवा निकाल दोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। एक फुटबॉल को अगर दबाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो क्या होगा हमारा, तो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। क्या कह रहा है, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन ये एक बेस्ट एग्जांपल है, शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन में आप देखेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया था, यहां देखिएगा ये बॉडी थी बेटा, धक्का लगा, बॉडी का शेप चेंज हो गया, मतलब शेप क्या मतलब पोजीशन चेंज हो गई। मान लीजिए डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, जो फेसेस के बीच का डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स है, और ये ओरिजिनल लेंथ है। आपने बॉडी पर फोर्स एफ लगाया है, और हम ये कह सकते हैं इसके अंदर थीटा चेंज भी आया है, थीटा चेंज भी आया है। तो शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है, आप इसे टेन थीटा भी कह सकते हैं, आप इसे थीटा भी कह सकते हैं, क्योंकि एंगल्स बहुत कम चेंज होते हैं, मतलब छोटा एंगल होता है, इसलिए हम टेन थीटा भी कह सकते हैं। और टेन थीटा इज ऑल अबाउट व्हाट, डेल्टा एक्स अपॉन एल। आप शेयरिंग स्ट्रेन को टेन थीटा भी कह सकते हैं, आप थीटा भी कह सकते हैं, क्योंकि थीटा, अब यार एक ऐसे ऐसे करके ये पूरा आपका सपोर्ट है, अब ऐसा थोड़ी होगा कि इतना यूनाइट ऐसे करके चेंज हो जाएगा, बेकार है फिर तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यार अगर डिफ्लेक्शन देखने को भी मिलता है तो हल्का सा डिफ्लेक्शन होता है, तो ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल। ध्यान का यहां समझ में, अगले टॉपिक पे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हुक्स लॉ। आई होप समझ में आया होगा। एक बार रिकैप कर ली क्या क्या था हमारा, देख ले हम लोग। हमने रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ लिया, डिफॉर्मिंग भी पढ़ लिया, उसके केसेस भी पढ़ लिया हम लोगों ने, फिर इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, परफेक्ट प्लास्टिसिटी, फिर हम लोगों ने स्ट्रेस, स्ट्रेस के टाइप्स पढ़े, लॉन्गिट्यूडल में दो टाइप्स पढ़े, टेंसाइल और कंप्रेसिव, फिर शियर स्ट्रेस भी पढ़ा, फिर हमने स्ट्रेन भी पढ़ा, फिर स्ट्रेन के अलग अलग टाइप्स पढ़ लिए, वॉल्यूमेट्रिक, लॉन्गिट्यूडल और शियर। ठीक है, क्लियर है बेटा। हमने हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी पढ़ा, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस जिसे कहते हैं हम लोग। अब रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, बड़ा सिंपल सा है यार। रॉबर्ट हुक ने कहा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ऑब्वियसली यार, मैं जिंदा होता तो ये पांडे लॉ के नाम से जाना जाता। ये कौन सी बड़ी बात है यार, एक बॉडी पे आप स्ट्रेस डेवलप करोगे तो स्ट्रेस डेवलप करने के बाद ऑब्वियसली स्ट्रेन चेंज होगा। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा लेंथ में चेंज देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा आप लेंथ में चेंज करेंगे, स्ट्रेस डेवलप करेंगे, उतनी ही ज्यादा तो लेंथ में चेंज आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी जितना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन चेंज होने को होगा। ठीक है, यहां तक तो मैं भी बता देता, बट इन्होंने जो बताया शायद वो नहीं बता पाता। उन्होंने कहा प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, के आएगा, एंड दैट के इज अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहां से स्टार्ट हो गया एक गजब वाला पॉइंट चैप्टर का। पहले देख ले उसने क्या कहा, उसने कहा इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ना, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और क्या देखा हमने, सिग्मा इक्वल टू के। के क्या हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस है मॉडुलस। अब देखो, some material that do not obey Hooke's law like rubber immediate चेंज हो जाता है उसके अंदर, और ह्यूमन मसल्स उनके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता, हुक्स लॉ लगता है। तो आपने क्या देखा यार, हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी अब यहां से हमारे पास एक के का फॉर्मूला आ गया, दैट विल बी सिग्मा अपॉन
सिग्मा क्या है? स्ट्रेस टू द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। सिग्मा हमारा स्ट्रेस टू द स्ट्रेन है। अगर आपसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई पूछे तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। अभी हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे मतलब 3 तरीके के हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आप पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ गए। स्ट्रेस टू द स्ट्रेन आर नोन एज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस टू द स्ट्रेन आर नोन एज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डन मेरा बेटा? स्ट्रेस टू द स्ट्रेन आर नोन एज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आप देखेंगे यंग्स ने क्या कहा? यंग्स ने कहा कि इस यंग्स ने ना लेंथ वाइज चेंज किया। तो यंग्स ने बताया y, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को y से डिनोट करते हैं। हमें पता है मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। तो इसने बोला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द longitudinal strain. Longitudinal stress to the longitudinal strain are known as a Young's modulus of elasticity. That is called Young's modulus of elasticity. Done. इसके एक्सप्रेशन को मैं और बेटर तरीके से गिरा दूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसके एक्सपेरिमेंट के साथ करते हैं। Only 7-9 स्लाइड्स रहेंगे, ठीक है? तो ज्यादा परेशान ना हो। ज्यादा लंबी क्लास हो गई क्या? हैं? ऊपर से सारा निहार कैसा आ रहा है? पक्का? सारा ऊपर से आ रहा है। युग को है थोड़ा अब ऊपर से आने लगा है, बाउंस बैक हो रहा है। युग को तो यहाँ सुंदर सी मैडम चाहिए है, ताकि आराम से यूं करके बैठ के आराम से देखता रहे, फोकस करे। फोकस है। नहीं सर, आप हो ना सर, आप कॉपी का सर। क्या? सर आप एक ऑफिसर सर, क्यों सुंदरमान चाहिए सर? सुंदरता बेकार चीज है, हाँ वो तो हैं? चलो डिस्कस करते हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट। आज एक्चुअली में आफ्टर द क्लास हम एक क्विज करेंगे, एक चिल्ड्रंस डे है ना, तो मैं गिफ्ट भी दूंगा ना। कोई अरे प्राइस लास्ट क्लास में जो टेस्ट किया था ना, अच्छा खासा गिफ्ट था वो हमारे लिए। प्राइस भी दूंगा यार उसके बदले में। बहुत सारे चॉकलेट्स लाए हूं आज मैं तुम लोगों के लिए, पर उन्हीं को दूंगा जो आज प्राइज जीते। पढ़ के अरे इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड है यार। हाँ इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड होगा जो आज पढ़ाया मैंने। तो मतलब 26 स्लाइड पूरे पढ़ाई वाले ही है। हाँ तो मजे वाले नहीं क्या? मुझे लगा कुछ क्वेश्चन है। चल यंग्स एक्सपेरिमेंट क्या था, ध्यान से सुनना। ए बाबू देख लो बाबू, यंग्स एक्सपेरिमेंट देखो। यंग्स ने क्या किया, 2 वायर्स लिए, एक रेफरेंस वायर और एक एक्सपेरिमेंटल वायर। 2 वायर्स थे। अब ये सिंपल है, इसका एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी है, पर ये सिंपल एनसीईआरटी का है तो मैंने वही लिया। उसने यहाँ पे 2 पैन लगा दिए, कटोरी सा लगा, उसके ऊपर एक के ऊपर हल्का सा वेट डाल दिया ताकि ये वायर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। साथ में एक मीटर स्केल लगा दिया और यहाँ पर वर्नियर स्केल लगा दिया और यहाँ पे एक पॉइंटर लगा दिया और ये एक्सपेरिमेंटल वायर पे लोड लगा दिया। जब एक्सपेरिमेंटल वायर पे लोड लगाया तो हमने देखा कि पॉइंटर पहले यहां पे था, कुछ टाइम बाद उसके अंदर चेंजेस आए और वो पॉइंटर यहां पहुंच गया। तो क्या मुझे चेंज इन लेंथ मिल गया? हाँ क्या चेंज इन लेंथ मिल गया? हाँ यस मुझे चेंज इन लेंथ मिल गया और मुझे ये पता है कि मैंने कितना वेट लगाया था यहाँ पे। तो आपको पता है यार, यंग्स ने इसी एक्सपेरिमेंट को यूज किया। यंग्स ने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है यार? दैट विल बी अ
फोर्स अपॉन में एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल अपॉन में एल। तो यंग्स मॉडुलस से क्या मिला यार, एफ अपॉन में ए इंटू एल अपॉन में डेल्टा एल। दिस इज द यंग्स मॉडुलस। ये यंग्स एक्सपेरिमेंट था मेरे बच्चे। अब यहां पर आपको पता चल जाएगा कि F इक्वल टू एम जी होता है, F इक्वल टू एम जी होता है। जब F इक्वल टू एम जी होता है तो Y को क्या लिखोगे आप, एम जी अपॉन में A इंटू एल अपॉन में। ठीक है, अब क्विज लेते हैं। एक क्विज का क्वेश्चन है, क्विज का क्वेश्चन है। पहले मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं और क्विज का क्वेश्चन होगा, कैमरा आपकी तरफ भी जाएगा। ध्यान से सुनो तो सही। मैंने कहा यार यंग्स पढ़ा मैंने, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। पहला क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास दो यंग्स की वैल्यूज गिवन है, एक मटेरियल ए है जिसकी वैल्यू मान लेते हैं 10 है, एक एग्जांपल ले लो, और एक यंग्स में एक दूसरा मटेरियल है तो उसकी वैल्यू 50 है। न्यूमेरिकली ऐसे न्यूमेरिकली दे दिया मैंने एग्जांपल, एक की वैल्यू 10 है और एक की वैल्यू 50 है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अपनी शेप में चेंजेस लाएगा, कौन ज्यादा बदल जाएगा, किसका शेप ज्यादा बदलेगा अगर मैं स्ट्रेस इक्वल डेवलप करूं। अगर दोनों मटेरियल्स मेरे पास दिए हुए हैं, एक y की वैल्यू 10 दी हुई है, एक y की वैल्यू 50 दी हुई है, दो मटेरियल्स दिए हुए हैं, मैंने दोनों पे सेम स्ट्रेस डेवलप किया, आपको बताना है कि कौन अपनी पोजीशन में ज्यादा चेंज लाएगा। चेंज मतलब किसका लेंथ जो है ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं और पहले हम पूछते हैं वंश से। नहीं चलो अब शौर्य से पूछते हैं। शौर्य ये बताओ, शौर्य क्या सर, दोनों में से किस पे ज्यादा चेंज आएगा? 10 पे, मार्गी पे, y a पे ज्यादा चेंजेस आएंगे हैं, मतलब ये ज्यादा लेंथ में बदलाव आएगा। चलो निहारिका की तरफ चलते हैं। क्यों कर रहे हो हमारे? नहीं निहारिका, हाँ निहारिका आप बताइए किसकी तरफ ज्यादा चेंजेस आएंगे? y a। अब हम डिस्कस करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉडुलस क्या है? क्या हुआ यहाँ पर मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो मॉडुलस का मतलब आपको पहले ही पता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो जब यहाँ पर हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं तो बल्क मॉडुलस वॉल्यूम वाइज चेंजेस बताता है। तो वॉल्यूम वाइज चेंजेस बताने का मतलब क्या है कि हमने बल्क मॉडुलस को K से डिनोट किया, इट इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? F अपॉन में वो P हो और डेल्टा V अपॉन में वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम तो नेगेटिव साइन ले लेंगे। अब यार हम चाहें तो फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसको क्या लिख दिया? P लिख दिया और ये डेल्टा V ऊपर गया V और ये माइनस साइन आ गया। तो बल्क मॉडुलस इज ऑल अबाउट व्हाट? माइनस P V अपॉन में डेल्टा। डन। अच्छा एक चीज, इसकी यूनिट न्यूटन पर। अब एक क्वेश्चन सुनना, बल्क मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V है। अब इस साइन से मुझे ये पता चलता, मतलब इस रिलेशन से ये पता चलता है कि अगर मेरे पास दो बल्क मॉडुलस गिवन है, दो बॉडी के बल्क मॉडुलस, एक A का और एक बल्क मॉडुलस B का गिवन है, एक की वैल्यू 10 गिवन है और दूसरी की वैल्यू 50 गिवन है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि किसके अंदर ज्यादा चेंज आ रहा होगा?
मतलब वॉल्यूम ज्यादा चेंज हो रहा होगा। ये जितना कम उतना ज्यादा है। यस, यानी जितना के मतलब 10 वाले के अंदर ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा होगा, वो ज्यादा ही शेप चेंज हो जा रहा होगा, वो सॉफ्ट इन नेचर होगा। तो अब यहां देखेंगे इसी रिलेशन पे कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला अभी भी हमने पढ़ा -p, ये गलत है, k इक्वल टू -p v अपॉन में डेल्टा v। दिस इज अ कंप्रेसिबिलिटी। ये ये बल्क मॉडुलस है, तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस क्या है हमारा? कंप्रेसिबिलिटी। यानी कंप्रेसिबिलिटी अगर ज्यादा है, अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी कम है। और अगर बल्क मॉडुलस कम है, अरे कंप्रेसिबिलिटी बॉडी की एबिलिटी है, कितना कंप्रेस हो सकते हो। अगर ज्यादा कंप्रेसिबल है तो उसका बल्क मॉडुलस, और अगर कंप्रेसिबिलिटी कम है बल्क मॉडुलस। अब मुझे ये बता, अगर मैंने दो बॉडी दे दी, बॉडी नंबर ए की कंप्रेसिबिलिटी 10 दी हुई है, एक एग्जांपल, बॉडी नंबर बी की कंप्रेसिबिलिटी 50 दी हुई है, किसके शेप में ज्यादा चेंज आ रहा होगा? शायद ए के अंदर चेंज ज्यादा आ रहा होगा। मेरे को तो लग रहा है बी में आएगा ज्यादा। बिल्कुल बी भी लग रहा क्या क्या भाई एक दो बॉडीज है, एक की कंप्रेसिबिलिटी 10 है और दूसरी की कंप्रेसिबिलिटी 50 है। बी में आएगा, बी में आएगा। क्या क्या क्वेश्चन है? तो किस बॉडी के अंदर ज्यादा चेंजेस आएंगे? मतलब बी में आएगा, बी में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखो पहले डिस्कस है कि अगर डेल्टा वी बड़ा है, यहाँ पे छोटा लेना पड़ेगा हमें। अगर डेल्टा वी छोटा है तो के बड़ा है, और के बड़ा है तो सी। तो आपने देखा कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। जिसका कंप्रेसिबिलिटी जितना ज्यादा उसके वॉल्यूम में उतना ज्यादा चेंज आएगा। मींस व्हाट? इसके अंदर ज्यादा चेंजेस। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास टुडे, that is all about the modulus of rigidity and shear modulus. shear modulus क्या है? shear modulus की बात करें तो हमने क्या अभी पढ़ा था कि यार एक पॉइंट इसका फिक्स है। आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, एक बॉडी पे फोर्स लगाया और उसकी बॉडी के शेप में, मतलब उसके फेजेस में डेल्टा एक्स का चेंज आ गया, डेल्टा एक्स का चेंज आ गया, और इसकी लेंथ क्या है? एल उसकी लेंथ है। तो मैंने अभी भी बताया था यार, इसको ईटा कहते हैं, इसको ईटा कहते हैं। अब देखो ना, that will be tangential stress to the shear strain, tangential stress to the shear strain। अब यार इस एक्सप्रेशन को छोड़ो, मैं तो सिंपल वाला बताता हूं। टेंजेंशियल स्ट्रेस F अपॉन में ए, स्ट्रेन को तो अभी मैंने थीटा बताया था। आप चाहें तो लिख सकते हैं F अपॉन ए इंटू 1 अपॉन थीटा। अब आप चाहें तो इसी एक्सप्रेशन को F अपॉन में ए 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं। और याद करिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि tan थीटा जो होता है वो डेल्टा एक्स अपॉन, या tan थीटा डेल्टा एक्स अपॉन में एल होगा ना, ये एक्स की लिख रहा है थीटा। तो आप चाहे तो क्या आएगा हमारा ईटा का फॉर्मूला क्या है? या तो आप अब लिखिए F अपॉन में ए इंटू 1 अपॉन थीटा, या F अपॉन में ए 1 अपॉन tan थीटा, या लिखिए F अपॉन में ए L upon, this is all about the shear modulus. Clear? Yes, sir. Questions? पहला क्वेश्चन, एक स्टील केबल है हमारे पास जिसका रेडियस हमें 1.5 केबल है, 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना केबल है मेरे बच्चे? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 into 10 की पावर -2
मीटर। सपोर्ट अ चेयर लिफ्ट एट अ स्काई एरिया, सपोर्ट किया गया स्की एरिया। इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड, स्ट्रेस जो है सिग्मा वो 10 की पावर 8 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, तो बताओ हम उस पर लोड कितना डालें? ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन, फोर्स अपॉन एरिया, एफ निकालना है, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होगा। सिग्मा तुम्हें कितना गिवन है? 10 की पावर 8, 3.14। रेडियस कितना गिवन है? 1.5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, करीब करीब चेक कर लेना, मल्टीप्लाई करके देखने पर 3.14 इंटू 2.25, 3.14 इंटू 2.25 इंटू -4 और ये सॉरी 7.06, हाँ सही था, -4 प्लस 4 आ गया, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर? 7.06 इंटू 10 की पावर, फर्स्ट ऑप्शन डन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिंपल है। आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इसमें, आप घर पे ट्राई करना ऐसा होगा, ये लंबी क्लास हो गई ना। ये फोर्स है इसके ऊपर 50,000 न्यूटन का है, 50,000 न्यूटन का, और डायमीटर कितना गिवन है? डी 0.50 mm, यानी 0.50 10 की पावर -3 मीटर के डी के बना। वाइड एंड्स ऑफ द सब्जेक्टिव कंप्रेशन इज इतना, व्हाट इज द प्रेशर एट द टिप ऑफ एल्बो, यहां पे कितना प्रेशर लगेगा? तो प्रेशर का फॉर्मूला मतलब प्रेशर निकालना है, कितना प्रेशर एक्ट होगा, यानी सीधी सीधी बात है, फोर्स के वजह सिंपल है, सिंपल से क्वेश्चन है। ये शेप है, ये इस डिजाइन से बना हुआ है, यहाँ पे कितना प्रेशर, दो ऐसे डायमंड स्ट्रक्चर से बना हुआ है, तो एरिया क्या होगा? पाई डी स्क्वायर बाई 4। वैल्यू डालोगे इसका आंसर, ठीक है? आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर ऑनलाइन वालों आप लोग इसे कमेंट में बताना। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इजी सा, ये होमवर्क। मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो ऑफलाइन बैच के साथ मेरे, तो चलो यार ऑफलाइन बैच एंड ऑनलाइन बैच कंबाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टेप से कर 5 मार्क्स। मैं कहूंगा कि ये टॉपिक आज अभी इसी वक्त याद हो जाना चाहिए, घर जाने के बाद बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि ग्राफ बनाना कैसे। मुझे एक रबर चाहिए बालों के, और हाँ ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 2-4 बाल निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू तन्वी टू गिव दैट रबर। मैं आपको बताऊं, ये रबर जब मार्केट में तन्वी खरीदने गई होगी तो ये शायद 5 या 10 रुपए की आती है ना, और अच्छी खासी इतनी मोटी सी होती है, इतनी मोटी सी, और तन्वी ने उसका हाल ऐसा कर दिया। देखो वंश है तब सुनेगा। अब अपन पढ़ रहे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एक बेहतर फॉर्म में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझने के लिए। देखिए बेटा, अभी क्या हुआ, अपन ने यहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ध्यान देंगे हम लोग, ये स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है और स्ट्रेस को हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझाने से पहले एक बात बता दूं कि स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दिस इज अ स्ट्रेस। पर अगर स्ट्रेन की बात करूं तो ऑब्वियसली स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ऑरिजिनल लेंथ या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ऑरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन आपको पता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है।
तो मैंने दोनों को अलग अलग एक्सिस पे रखा हुआ स्ट्रेस और स्ट्रेन को। अब देखिएगा हुआ क्या, मैं कहता हूं टॉपिक अभी पता चल जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ये रबर है, इस रबर की अपनी एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी, इसका डायमेंशन आप देख सकते हैं, ये अपने शेप पे इस शेप पे है। अब क्या हुआ, मैंने ये ओ पर है, इनिशियल पोजीशन पे है, मैंने ओ से ए किया और इमीडिएट हुआ जब मैंने इसे ओ पर है, ये स्ट्रेस है, और ओ से मैंने इसे ए पे लेके गया, फोर्स बढ़ाया, यानी आप ये लिखे हुए ये पॉइंट ओ है और ये ए है। मैंने जब ओ से ए बढ़ाया तो ये इमीडिएट बढ़ा भी, छोड़ा तो इमीडिएट आया भी वापस। यानी ग्राफ अगर ओ से ए के बीच में है तो वहां पर ये इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा होगा और ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा होगा। और हुक्स लॉ क्या था, हुक्स लॉ था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मींस व्हाट, अगर आप यहां पर देखें तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमारा एक देखिए यहां पर आप देखेंगे ये इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, यानी when we removing a deforming force it will come back to their initial position। वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ रहा है, जिस शेप का ये है उसी शेप में ये रहेगा। हाँ है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके, की रिपोर्ट है, आगे बढ़ता है। आपको मैंने बताया रीजन, यानी ग्राफ का रीजन फ्रॉम O to A बताया। O to A आपने देखा कि क्या हुआ, O to A जो था ये क्या शो कर रहा था, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा था, हुक्स लॉ ओबे कर रहा था, और ग्राफ जो था बिल्कुल स्ट्रेट था। हाँ है ना, बिल्कुल ग्राफ स्ट्रेट शो कर रहा है। डन। अब यहां पर देखिए क्या होता है, इस रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, इलास्टिक रीजन। प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं। क्या होता है, द इनिशियल लीनियर पार्ट ऑफ द कर्व वेयर द स्ट्रेस स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इस रीजन में क्या होता है, हुक्स लॉ ओबे होता है। डन मेरा बेटा। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, रीजन फ्रॉम ए टू बी, रीजन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जाते हैं। अभी मैं इलास्टिक लिमिट को नहीं समझा रहा, अभी बताऊंगा इलास्टिक लिमिट, ये इसी रीजन का पार्ट है, एडिटर साहब ने गड़बड़ कर, ये इलास्टिक लिमिट इसी का पार्ट है, यील्ड पॉइंट। ठीक है, अभी आप देखना ध्यान से क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, ये ओ है, ये ए है, अब ए से बी गया। आप देखिए ये ओ है, इनिशियल पोजीशन, ओ से मैं ए गया और मैं ए से बी गया। आप देख रहे हैं ये बढ़ा, पर इसकी स्पीड, ओ से ए के आने की स्पीड और ए से बी के जाने में स्पीड चेंज है। बट मैंने क्या हुआ, जिस स्पीड से स्ट्रेस बढ़ रहा था, जिस रेट से स्ट्रेस बढ़ रहा था, उस रेट से स्ट्रेन चेंज नहीं हो रहा था। कब, ओ से ए हो रहा है, लीनियर है। ओ से क्या है, जिस तेजी से स्ट्रेस बढ़ा रहे हो उसी तेजी से स्ट्रेन बढ़ रहा है। ओ से ए से बी, ए से बी, स्ट्रेस तो बढ़ा रहा हूं पर उस हिसाब से स्ट्रेन नहीं बदल रहा। देखिएगा ए से बी कर्व हो गया ग्राफ, ए से बी कर्व हो गया। ए से बी कर्व होने का मतलब है कि स्ट्रेस तो मैंने बढ़ाया देखो, पर स्ट्रेन में बहुत कम चेंज आ रहा है, स्ट्रेन बहुत कम चेंज हुआ। और स्ट्रेन में देखा, स्ट्रेस में देखा, स्ट्रेस ज्यादा चेंज हुआ, स्ट्रेन में बहुत कम चेंज हो रहा है। और ग्राफ लीनियर नहीं हुआ, कर्व हो गया। बट अगर मैं लोड को पॉइंट बी से हटा दूं, अगर मैं लोड को पॉइंट बी से हटा दूं, पॉइंट बी से रिमूव कर दूं लोड को, तो पॉइंट बी से लोड हटाने के बाद बॉडी दोबारा पाथ रिट्रेस करेगी फ्रॉम बी ए ओ, वो दोबारा कम बैक टू देयर इनिशियल पोजीशन आएगी। और इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें तो वो वहां से कम बैक टू देयर इनिशियल पोजीशन आए, अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेंटेन रखे, वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को खोए ना। यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि यहां देखो, यील्ड पॉइंट क्या है, द पॉइंट वेयर द मटेरियल बिगिंस टू डिफॉर्म प्लास्टिकली। मतलब इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट से पहले क्या होगा, इस पॉइंट से पहले वो इलास्टिक लिमिट में रहेगी। इस पॉइंट से पहले क्या होगा कि बॉडी का शेप और साइज, आप वो बाउंड्री लाइन कह सकते हैं। इससे पहले
वो अपने शेप और साइज को मेंटेन कर पाएंगे। पर इससे अगर थोड़ा सा भी एक्सटेंड हो गए हम लोग तो प्लास्टिकली चेंज होने लगेगी। वो पॉइंट यील्ड पॉइंट होता है। अगर इससे थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो यील्ड में चला जाएगा, ये मतलब इलास्टिक लिमिट को खो जाएगा, प्रोपोर्शनल लिमिट खो जाएगी इसको। आई होप समझ में आया? मैंने देखा ग्राफ ओ से ए लीनियर था, ए से बी लीनियर नहीं था, कर्व था, स्ट्रेस बढ़ा था पर स्ट्रेन नहीं बढ़ा। डन? ओके। अब हम रीजन बात कर रहे हैं फ्रॉम बी टू सी। देखो स्ट्रेस फिर भी बहुत बढ़ा, देखना क्या हुआ, ओ ए से बी, ओ ए से बी। अब मैं बी से सी जा रहा हूं और आपने देखा कि मैंने स्ट्रेस ज्यादा डेवलप किया पर ये उसके अंदर स्ट्रेन उतना ज्यादा चेंज नहीं आया। देखो अभी मैं कह रहा हूं ओ से ए से बी, बी से सी, मतलब इसकी लेंथ को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये देखो डायमेंशनली ना ये थोड़ा बढ़ चुका है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो चुकी है। मीन्स व्हाट, अगर मैं फोर्स को सी पॉइंट तक लेके जाता हूं तो उसके बाद उसकी औकात नहीं कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाए, उसके अंदर एक परमानेंट सेट डेवलप हो जाएगा जो कि लेस देन 1% रहेगा। अब इट नेवर कम बैक टू देयर इनिशियल पोजीशन, वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन में वापस नहीं आ पाएगा फ्रॉम पॉइंट सी। अगर मैंने स्ट्रेस को सी लेवल तक बढ़ा दिया तो इट विल नेवर री बैक टू देयर इनिशियल पोजीशन। वो बेशक उसके अंदर थोड़ा चेंज आए पर वो चेंज पूरी तरीके से दिखेगा। फ्रॉम ए टू बी, ओ टू बी कुछ नहीं दिख रहा, पर जैसे सी पॉइंट पर आएंगे तो ट्रेस द लाइन और आप इस पॉइंट का नाम ई रख सकते हैं, वो ई पॉइंट तक जाएगा। ई तो उधर है, एफ रख दो, ठीक है। वो एफ और सी के बीच में डैश डैश लाइन, यानी उसके अंदर इनिशियल वाली कोई कंडीशन नहीं बनेगी, वो यहां पर आ जाएगा। इट बिकम्स अ परमानेंट सेट, उसके अंदर बॉडी के अंदर परमानेंट सेट डेवलप होगा। देखिएगा क्या है, आफ्टर द यील्ड पॉइंट, जैसे हम यील्ड पॉइंट पार कर रहे हैं, द मटेरियल कंटिन्यू टू डिफॉर्म विद इंक्रीजिंग स्ट्रेन। अब बढ़ने लगेगा स्ट्रेन, इवन स्ट्रेस लेवल डिक्रीजेस। जब हम सी लेवल पर रखते हैं ना, मतलब यील्ड पॉइंट को एक्सीड कर रहे हैं ना हम लोग, यील्ड पॉइंट को एक्सीड करने के बाद आप जैसे क्या हुआ, ऐसे करके आपने ऐसे कर दिया, आपने यील्ड पॉइंट को एक्सीड कर दिया, आप ऐसे छोड़ दीजिए, स्ट्रेस के अंदर बहुत कम चेंज आएगा ना, धीरे 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 पता क्या होगा, ये धीरे 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 ये मटेरियल प्लास्टिकली फैलने लगेगी। स्ट्रेस ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। स्ट्रेस कहां तक लगानी पड़ेगी, यील्ड पॉइंट तक। जब यील्ड पॉइंट के बाद आप जाएंगे ना तो मीटिंग बस मेंटेन करिए, उसके अंदर क्या होगा, आप देखिए कि स्ट्रेन के अंदर चेंजेस आ रहा है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने आप बॉडी फैल रही है, अपने आप बॉडी फैल रही है, ठीक है। और ये प्लास्टिक रीजन भी बताता है कि मटेरियल कितना डक्टाइल है। एक्चुअली मैं इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। डन, क्लियर, ओके। रीजन फ्रॉम सी टू बी। अब मैं सीधा यहां पे बात कर रहा हूं। अब यहां पर एक आपको एक एक्सिस लेवल, एक हाईएस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, एंड दिस इज यूटीएस। यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक मटेरियल की एक ऐसा हाईएस्ट पीक पॉइंट होगा, एक हाईएस्ट ऐसा पीक पॉइंट होगा, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम स्ट्रेस। ये मैक्सिमम स्ट्रेस बता रहे हैं, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। स्ट्रेस द मटेरियल कैन स्टैंड बिफोर नेकिंग बिगिंस। अब नेकिंग मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय नेकिंग? नेकिंग बिगिंस मतलब जब एक पॉलिथीन को आप फाड़ रहे होते हैं, है किसी के पास पॉलिथीन है? कोई पॉली, ये वाला नहीं है, मतलब सॉफ्ट वाला जिसमें आलू आलू खरीद के लेकर आते हैं। हाँ दे दे, हाँ दो। अरे लंच, अरे कोई बात नहीं, मैं अरे ये लंच बॉक्स है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो अभी इस प्लास्टिक को देखना, अभी ये बिल्कुल है, ये देखना,
जब नेकिंग स्टार्ट होगी ना देखना, ये देखो दिख रहा है, आप अब देखिए इधर इधर से ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा, है ना? अब इधर देखिए, इधर दिख रहा होगा, देख रहे हैं? एक नेकिंग बट देख रहे हैं, पूरी मटेरियल पतला होता जा रहा है। हैं? देख रहे हैं? ये नेकिंग डेवलप हो रही है, ये देखिए ऑनलाइन पता नहीं आपको दिख रही है, ये नेकिंग डेवलप हो गई यहाँ पे, और ये नेकिंग डेवलप हो रही है, देखो हाँ दिख रहा है उसके अंदर, ये नेकिंग डेवलप हो रही है बेटा इस तरीके से। मतलब क्या होगा कि एक मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद, मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद उसके अंदर नेकिंग डेवलप हो जाएगी और किसी भी पॉइंट पे जाके वो फट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है? अबे क्यों हंस रहे हो नेकिंग के? ये सारा पीछे कुछ के बाद हाँ बस मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है? बंद क्यों कर रहे हो? नेकिंग अभी इधर समझता है। नेकिंग क्या होता है? नेकिंग a reason after UTS where the material begins to thin out significantly. Stress decreases despite of increase of strain. Stress कम होने लगता है यार, देखो ना, और स्ट्रेन देखो कितनी तेजी से बढ़ने लगता है, स्ट्रेन तेजी से बढ़ने लगता है। तो ये हमारा एक नेकिंग रीजन होता है। और नेकिंग रीजन में पता क्या होता है? जैसे ये मटेरियल है ना यार, ऐसे करके उससे गैप्स दिखने लगता है ऐसे। आगे और भी टेक्निकल वर्ड्स है, अभी ज्यादा जाने की जरूरत है। फ्रैक्चर पॉइंट वो वर्टिकल है कि जब वो यूटीएस के बाद कोई भी ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे वो टूट जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, 5 नंबर का पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमें क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है हमारे को एक्स मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन शो कर रहा है। शेप ऑफ द कर्व प्रोवाइड द इंसाइट इनटू द मटेरियल प्रॉपर्टीज, मटेरियल की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, कौन सा मटेरियल डक्टाइल है, कौन सा मेलेबल है, कौन सा ब्रिटल मटेरियल है, ऐसे नेचर्स को शो कर रहा है, मटेरियल के बिहेवियर को शो कर रहा है ये कर्व, ठीक है? अब यहां देखेंगे डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, लाइक मेटल्स जो लॉन्ग प्लास्टिक रीजन शो करते हैं। लॉन्ग प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या है? वो ऐसे करके खींचोगे, खिंचते चले जाएंगे पर टूटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, लंबे हो गए चले जाएंगे, तभी वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, लेकिन ग्लास भाई ये इलास्टिक ये इमीडिएट किसी भी पॉइंट पे धोखा दे सकते हैं, ये लेंथ वाइज इंक्रीज नहीं होता, इनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है? इमीडिएट चेंज हो जाता है ये। क्लियर है मेरे बच्चे? डन? तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर मुझे क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है यार? जस्ट बिहेवियर ऑफ मटेरियल सुधारने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है सर? वो नेकिंग कर्व देख रहा है। तो सर इस पेपर में नेकिंग कर रहे हैं, पेपर में नेकिंग कर देख रहे हैं सर ऐसे दे फाड़ी तो लिख सकता ना हैं? अगर देखिए पेपर हाँ, ये बात पूरा यही ले ले हाँ नेकिंग इसमें देख रहे हैं ना, तो इसमें चलिए बेटा पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है ध्यान से समझिएगा। पॉइजन रेशियो क्या बताने की कोशिश करता है? पॉइजन रेशियो बताते हैं कि यार लेंथ में चेंज हो रहा है तो साथ में डाया भी तो चेंज होगा, डायमीटर भी तो बदलने की कोशिश होगी, तो डायमीटर बदलने की कोशिश होगी। मतलब देखिए लेंथ ये था, ओरिजिनल लेंथ ये थी, अब जब उसको इंक्रीज किया तो उसका डायमीटर घटा, यानी डी माइनस डेल्टा डी हो गया, पर लेंथ क्या हुआ? एल प्लस डेल्टा एल हो गया, लेंथ एल प्लस डेल्टा एल हो गया, और डाया कितना हो गया? डी माइनस डेल्टा डी। डन? तो ये हमारा क्या था? पॉइसन रेशियो कहता है इट इज द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain. To the longitudinal strain. Please इधर देखो, lateral delta d by d डाया का चेंज अपॉन डेल्टा l by l, यानी माइनस डेल्टा d by d इंटू में l by डेल्टा l. दिस इज अ PR. PR एक रेशियो है जो ये समझाने की कोशिश करता है कि डाया के अंदर और लेंथ के अंदर कितना चेंजेस आएगा जब हम उसे स्ट्रेच करेंगे। ये रेशियो बताता है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट सेंस में, ऑब्वियसली अपोजिट सेंस में। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यही तो होता है। पॉइजन रेशियो में जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वही तो इंडिकेट कर रहा है कि लेटरल क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है,
डाया डिक्रीज हो रहा है और लेंथ में चेंजेस आ रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो अपोजिट सेंस में है। पॉइजन रेशियो टू रेशियो ऑफ द टू स्ट्रेन्स, इट हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसके अंदर दो स्ट्रेन्स होता है, उसकी कोई यूनिट्स नहीं होती। थ्योरेटिकली इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 to 0.5 होती है, बट प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल वो 0.0 से 0.5 के बीच में होती है। अगर प्रैक्टिकली आप किसी का PR निकालेंगे तो वो इस बीच में वैरी करेगी। अब थ्योरेटिकली जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये कैलकुलेशन होती है। इसके बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द पॉइजन रेशियो। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहते हैं टॉपिक? वाव एंड गजब लेवल का टॉपिक। गजब जैसे कहते हैं, गजब टॉपिक। ठीक है, मैं कहता हूं दुनिया इधर से उधर हो जाए पर ये टॉपिक पेपर में जरूर आएगा। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, 200% ये पेपर में आने वाला है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर। आप इसकी फीलिंग ले लीजिए थोड़ी सी पहले। क्या हुआ, मैं ये कहता हूं कि वायर है मेरे पास, ये वायर। अब इस वायर में क्या हो रहा है कि आपने इस पे फोर्स लगाया, ये एफ एक्सटर्नल लगाया, आप एफ एक्सटर्नल लगाते, तो एफ एक्सटर्नल लगाते तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं? रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, वायर मुझे चेंज नहीं होना। सारे पार्टिकल्स मना करते हैं, अपोज करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से एक वर्क डन होता है और वो वर्क डन एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसी एनर्जी का नाम पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब वही पोटेंशियल एनर्जी निकालिए मुझे एक स्ट्रेच वायर के अंदर। अब नो डाउट इसकी लेंथ जो है एल है मान लीजिए, और जिसकी लेंथ चेंज हुई होगी, जो उसके अंदर बदलाव हुआ होगा, दिस विल बी अ डेल्टा डेल्टा होगा। क्लियर? अब आप एक बात आइए, इनिशियल फोर्स या इनिशियल रीस्टोरिंग फोर्स, इनिशियल रीस्टोरिंग फोर्स यानी इसके अंदर इनिशियली क्या कितना फोर्स है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो उसका इनिशियल जो इंटरनल इनिशियल फोर्स होगा वो भी तो जीरो होगा। भाई बात है, उसके अंदर क्या एनर्जी डेवलप होगी? जब उसको छेड़ा ही नहीं हमने तो उसके अंदर एनर्जी डेवलप नहीं, तो इनिशियल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड फाइनल बोलता हूं, एक फाइनल फोर्स क्या होगा? दैट विल बी एफ। जितना ज्यादा आप उसे एक्सटर्नली एफ खींचने की कोशिश करेंगे उतना ही इसके अंदर फोर्स डेवलप होगा। वो जितना ज्यादा करेंगे उतना ही फोर्स ज्यादा डेवलप होगा। तो मुझे क्या करना है? एवरेज अगर फोर्स निकालू मैं तो एवरेज फोर्स कैसे निकलेगा? इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाय 2 यानी 0 प्लस एफ बाय 2 दैट विल बी एफ बाय 2। ये हमारा एवरेज फोर्स आ गया, ये हमारा एवरेज फोर्स आ गया। जिनीशा सुस्ती ना फैलाओ, ये एवरेज फोर्स है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू यानी एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। भाई एवरेज फोर्स कितना है? दैट विल बी एफ बाय 2। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा एल। कॉस 0 डिग्री होगा क्योंकि जिस तरफ खींच रहे फोर्स उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो 1/2 एफ डॉट डेल्टा एल, ये क्या आ गया? वर्क। ये वर्क आ गया, ये वर्क आ गया। अब जब ये वर्क आ गया तो मेरी बात सुनना, ये वर्क आ गया, हम इसे एनर्जी भी कह सकते हैं। 1/2 एफ डॉट डेल्टा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत? कोई परेशानी?
नहीं। अभी ये हमारा एक फॉर्म है जहां पर ये बता रहा है कि हमारे पास एनर्जी कितनी स्टोर है। अब इसके बहुत सारे फॉर्म है, देखिए इसके तरह कई रूप है, चेंज करने की कोशिश करते हैं। U that will be a 1/2 F into में डेल्टा N। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को AL से मल्टीप्लाई किया, AL से डिवाइड किया। मैंने कहा मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अभी बताऊंगा क्यों। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय AL। देखो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 F। AL से मैंने क्या किया, डिवाइड, और मैंने क्या किया, AL से मल्टीप्लाई। क्या इक्वेशन में कोई बदलाव है? कोई बदलाव नहीं है। मेरा पर एक फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ? 1/2 F अपॉन में A। एक फॉर्म आ चुका है, यहां पे एक फॉर्म आ चुका है, F अपॉन में A। AL ऐसे ही रहने दो, AL ऐसे रहने दो, डेल्टा L अपॉन में L। यार L को यहां कर दिया, A को यहां रख दिया। अब बच्चा पार्टी एक बात हो, क्या ये स्ट्रेस बन गया? ये स्ट्रेस बन गया। एरिया इंटू लेंथ क्या वॉल्यूम बन गया? और क्या ये स्ट्रेन बन गया? एक फॉर्मूला ये भी आ गया, ये भी एनर्जी का फॉर्म है, ये भी एनर्जी का फॉर्म है। बोलो, अब ये भी एनर्जी का फॉर्म है। अगर आपसे कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछता आपसे, तो वॉल्यूम को लेके यहां डिवाइड कर देना, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आपसे कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या करेंगे आप? वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, U अपॉन में वॉल्यूम, तो क्या आएगा? 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन, यही तो आएगा। स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन, यही तो आएगा। एक फॉर्मूला ये भी आता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। बट इसके अंदर एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा। बट बेटू, अगर मैं इसे यंग्स मॉडल्स के टर्म्स में लाना चाहूं तो आपको याद दिलाऊं, यंग्स मॉडल्स होता है स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं यहां पे स्ट्रेस लाऊं तो क्या मिलेगा? यंग्स मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन। अब देखिएगा लास्ट एनर्जी का फॉर्मूला, इसी को मैं दोबारा यहां ला रहा हूं। 1/2 स्ट्रेस की लिख रहा हूं, स्ट्रेस को हटाइए, स्ट्रेस की जगह तो हमें चेंज करना है। 1/2 स्ट्रेस की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? y इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम इंटू में स्ट्रेन। तो आप भी क्या देख रहे हैं यार? U इक्वल टू 1/2 स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू में यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम। आपके एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला दिया हुआ, देख लो। दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच बाय अ वायर। मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप हुआ? स्ट्रेच वायर से। डन। कई बार एग्जाम आया। तो अब देखते हैं बेटा इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अब क्या है, क्या बताने की कोशिश करता है, क्या समझाने की कोशिश करता है? ये कहता है बेंडिंग इन बीम्स एंड रिड्यूसिंग डिफ्लेक्शन। मतलब पहला क्वेश्चन आता है कि गाटर आप समझते क्या होता है? ये गाटर होता है, ये गाटर शेप्स होते हैं।
आप देखोगे इससे ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स कोन्स वगैरह बनाए जाते हैं, मेट्रो पिलर्स वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये गार्टर्स होते हैं। ये गार्टर्स इस शेप में, आई शेप में क्यों है? बस इससे अच्छा होता है कि एक सॉलिड फॉर्म में रख देते। पर इसे आई शेप बनाने के पीछे रीजन क्या होता है? देखिए, अगर हम नॉर्मल रॉड की बात करते हैं, ये जैसे नॉर्मल रॉड है, अगर इस नॉर्मल रॉड एक बंदा यहां से सपोर्ट दे दे और यहां से एक सपोर्ट दे दे, तो इस रॉड के अंदर एक चीज देखने को मिलती है। इस चीज मतलब कि इसके अंदर ना ऐसे करके ऐसे डिफ्लेक्शन आता है, सॉरी ऐसे डिफ्लेक्शन आ जाता है। ये जब आप एक रॉड ले लें और उधर से एक बंदा रॉड पकड़ ले, तो रॉड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेगी, वो थोड़ी सी हल्की से लचकेगी, हल्का सा कर्व शेप लेती है वो। अब वो कर्व शेप लेती है, अगर जैसे एग्जांपल वो कर्व शेप यहां से ये, इसके अंदर एक डेविएशन डेल आता है। वो कर्व शेप किन किन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है? W कितना उसका वेट है, कितना उसका लेंथ है। अगर लेंथ ज्यादा है तो भी डेविएशन होगा, वेट ज्यादा है तो भी डेविएशन होगा। 4BDY, B क्या है यहाँ पे? ब्रेथ, D क्या है? डेप्थ, और Y क्या है? स्मॉलनेस। अब यहां भी क्या करते हैं हम? लेंथ देखो, अब हमें क्या करना है? हमें डिफ्लेक्शन को कम रखना है, इसके अंदर लचकपन कम है। आप समझ रहे हैं? आप एक रॉड ले लीजिए, लंबी सी रॉड है, सॉलिड रॉड ले लीजिए और सर रखिए, आप देखेंगे वो ऐसे करके यू करके कर्व शेप में गया। तो उसको बचाने के लिए, डेविएशन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसकी B और D को बढ़ाना पड़ता है। B D, एक बार फॉर्मूला देखिएगा, D क्यूब होता है, ये फॉर्मूला D क्यूब होता होगा। हाँ, D क्यूब B क्यूब है, D क्यूब है, D क्यूब है, D क्यूब होता है और L D क्यूब होता होगा शायद, जहां तक इलास्टिक मेजर ऑफ मैटेरियल्स। D क्यूब है ना? D क्यूब BD क्यूब होगा, ध्यान से सुनना, दैट विल बी BD क्यूब। तो अभी अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? ये फॉर्मूला करते हैं 4D क्यूब Y। अब हम क्या करते हैं? हम उसकी डेप्थ को बढ़ा देते हैं और ब्रेथ बढ़ा देते हैं। अब ये देखिए, देखिएगा, आप देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई बढ़ा दी, इसकी क्या डेप्थ बढ़ा दी, देखिए डेप्थ भी बढ़ा दिया। इसे आई शेप का बनाते हैं हम लोग। जब हम इसे आई शेप का बनाते हैं और बी और डी की वैल्यू बढ़ा देते हैं, बस बी और डी की वैल्यू बढ़ा देते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं जिसका लेंथ सेम रखते हैं, वेट सेम रखते हैं, बस वाई भी सेम रखते हैं, सब चीजें सेम रखते हैं। एक को सॉलिड फॉर्म में रॉड बना के रखते हैं और एक को इस आई शेप में बनाते हैं। इसका डेविएशन कम हो जाएगा, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन घट जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर लचकेगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस में होता है। अगर ये लचकेगी तो दिक्कत होगी। तो इस बिहेवियर से इसको क्या कहते हैं कि हम कैसे, मतलब क्वेश्चन आता है कि व्हाई गार्टर्स आर मेड बाय इन आई स्ट्रक्चर्स। आई स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए गए? आई शेप के क्यों होते हैं? गार्टर्स आई शेप के क्यों बनाए गए? तो आई शेप बनाने के पीछे रीजन है बिकॉज उसका एंगल ऑफ डेविएशन हमें कम कर होता है। एंगल ऑफ डेविएशन हम उसे कम करते हैं। कैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम करते हैं? अगर हम एक रॉड ले लें, अगर हम एक रॉड ले रहे हैं मेरे बच्चे, उस रॉड के लेंथ सेम रखते हैं, मटेरियल सेम रखते हैं, वेट सेम रखते हैं, एक ऐसे सॉलिड फॉर्म में एक रॉड बना के रखते हैं और एक रॉड को हम आई शेप का बना देते हैं, ऐसा आई शेप का बना देते हैं। जब हम आई शेप का बनाएंगे तो पता क्या होगा? हम उसके बी और डी की वैल्यू कर देंगे, ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, उससे क्या होगा? उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाएगा। तो इस एंगल ऑफ डेविएशन को कम करने के लिए उसे आई शेप का बनाया जाता है। होप्स तो समझ में आया होगा? सर नॉर्मल रॉड के साथ ऐसे क्यों नहीं कर, उसकी भी तो ब्रेथ और डेप्थ बढ़ा सकते हैं। बढ़ाइए, उसका फिर वेट बढ़ जाएगा। मैं कहता हूं सेम वेट रखते हुए इसके स्ट्रक्चर में कट कर दीजिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज नथिंग एल्स। एक प्रॉपर्टी होती है जब एक बॉडी पे हम क्या कहते हैं उसे, बिहेवियर, मतलब
किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, बॉडी डिफॉर्म होती है, और उसके बाद वो अपनी बॉडी को कैसे रीगेन करती है. दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. द डिलेइंग इन द रीगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट बाय अ बॉडी ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा रहे हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते वक्त बॉडी रीगेन कैसे करती है अपने ओरिजिनल स्टेट को. दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिक आफ्टर डन. इलास्टिक फटीग. अब इलास्टिक फटीग बिहेवियर क्या होता है, मैं आपको सिंपल से टर्म्स बता रहा हूं. आपने शैम्पू की बोतल यूज की होगी कभी, तो शैम्पू की बोतल यूज की होगी, तो आपने उसे ऐसे खोला, ऐसे बंद किया, ऐसे खोला, ऐसे बंद किया, ऐसे खोला, ऐसे बंद किया, ऐसे बार बार. कहां पे फोर्स लग रहा है, यहां पे साइक्लिक लोडिंग लग रही है. ठीक है, तो क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम्स लेस इलास्टिक अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड फोर्स. जब रिपीटेड फोर्स होता है ना, उसके ऊपर बार बार रिपीटेड फोर्स लग रहा है, तो उसका इलास्टिक बिहेवियर कम होता चला जाता है. इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, इलास्टिक फटीग. हमें इलास्टिक फटीग बिहेवियर बढ़ाना पड़ता है मल्टीपल का. पता है कैसे? देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इलास्टिक फटीग बिहेवियर कैसे डिसाइड करता है. सपोज करते हैं कि हम सनसिल्क एक शैम्पू है, उसकी बॉटल डिजाइन करते हैं. तो जब हम सनसिल्क की बॉटल डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन करते वक्त एक डिजाइनर ये सोचता है कि 100 ml का एक शैम्पू होगा, और वो 100 ml के शैम्पू को एक कंजूस आदमी यूज कर रहा होगा, तो 1 ml शैम्पू एक बार में वो निकालेगा, तो उसका जो शैम्पू का ढक्कन है वो 100 टाइम्स ओपन होगा. तो उसकी फटीग लाइफ, मतलब जब तक शैम्पू बचा हुआ है तब तक वो ढक्कन बचा रहना चाहिए, मतलब टूट ना जाए. वो शैम्पू का, यार आप ही बताओ, एक शैम्पू खरीद के लेकर आते हो, उसका ढक्कन टूट जाए 2 4 5 यूज के बाद, तो आप कहेंगे यार शैम्पू बेकार हो गया, यार कंपनी बेकार है, छोड़ो. तो डिजाइनर सोचेगा 100 टाइम्स यूज करेगा तो 100 टाइम्स. अब मेरे जैसा डिजाइनर है, उसने क्या किया, उसने कहा जब प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद वो मॉल्स में गया, मॉल में वो शैम्पू 10 दिन तक रखा रहेगा, 10 डेज तक. 10 डेज में 100 लोग ऐसे आए, खोला, इंडियन से खुशबू सूंघी, कैसा शैम्पू है, कई बार तुमने भी किया होगा, खुशबू सूंघी, तो 100 बार तो ऐसे खुल गया. तो इसकी फटीग लाइफ 100 तो होनी ही चाहिए थी मिनिमम. अब वो कस्टमर के पास गया, और कस्टमर थी निहारिका. निहारिका ने उस बॉटल को खरीद लिया, और निहारिका निहायत ही कंजूस आदमी, तो उसने क्या किया, 1 ml, इतने लंबे लंबे बाल धोने के लिए 1 ml का शैम्पू यूज किया. तो क्या 100 टाइम्स यूज करेगी, तो फटीग लाइफ 100 200 तो होने चाहिए, 200. अब निहारिका की मम्मी ने कहा कि शैम्पू खत्म हो गया, उसमें थोड़ा पानी डालो, हिला डालो, उसको दोबारा यूज कर डालो, तो एक लाइफ तो और होनी चाहिए. उसकी मम्मी ने कहा धोने के बाद इसमें सरसों का तेल डालो और बाथरूम में रखो, जब नहाओगे तो उसके बाद आप क्या ऑयलिंग यूज करते हैं या कोई क्रीम रख लिया आपने. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं. तो भाई साहब अब सरसों का तेल रखा है निहारिका की मम्मी ने उसके अंदर, तो यार 100 बार तो वो भी यूज हो जाएगा. तो हमने क्या किया, उसका लाइफ फटीग लाइफ 500 डिसाइड किया. ले 2 बार शैम्पू खत्म होगा, 2 बार सरसों का तेल भी रखोगे ना, तब भी उसकी फटीग लाइफ रहेगी. तो जो अच्छी कंपनी के बॉटल्स होते हैं उसकी फटीग लाइफ अच्छी होती है. फटीग लाइफ मतलब साइक्लिक लोडिंग करना. डन. इसीलिए फटीग बिहेवियर डिसाइड्स होता है. अब नाउ द टाइम्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. फटाफट न्यूमेरिकल्स करते हैं. देखिए मैं इसको आप सॉल्व फटाफट करिए, बस इसको सॉल्व करते हैं. चलिए सॉल्यूशन. स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर. एक स्टील की वायर है जिसका लेंथ 4.7 मीटर है. स्टील की वायर 4.7 मीटर है. और देखिए फटाफट सॉल्व कर देना. एरिया ऑफ स्टील कितना किया मैंने, 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9.1 है. ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.1 है, तो सॉरी 8.1 हो गया ना. तो नया नई बुक रिकॉर्डिंग. स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एज अ कॉपर वायर. मतलब कॉपर वायर और स्टील वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल सेम लग रहा है. और कॉपर वायर की जो लेंथ गिवन है वो कितनी है भाई, लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितनी है 3.5 मीटर. थोड़ा फटाफट करवाओ. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है कॉपर वायर का
4 into 10 की पावर -5 मीटर -5 मीटर स्क्वायर। square. Under giving a load, what is the ratio of the Young's modulus? Simple. देखो, Young's modulus of steel फॉर्मूला होगा F upon में E, L upon में डेल्टा L. Am I right? अब force of S, area of S, steel, length of steel, डेल्टा L of steel. यहां पे क्या बोल रहा है कि स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, मतलब ये कह रहा है कि जो डेल्टा L of S है की बराबर किया हुआ है। डन, क्लियर? अब सुनो, सेम Y of copper, F of copper, A of copper, L of copper, डेल्टा L of copper। अब क्या करो यार, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाय 2। जब 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, y of s, y of c, क्या हुआ मेरे बच्चों, f of s, a of s, l of s, डेल्टा l of s, f of c, a of c, l of c, डेल्टा l of c। बराबर देखो क्या हुआ, फोर्स कट जाएगा क्योंकि वो इक्वल अमाउंट में, डेल्टा एल वाली कट जाएगा क्योंकि इक्वल अमाउंट में। जब इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, 1.79 आप सॉल्व कर रहे हैं 1.79, ये रेशियो आएगा, प्लीज चेक करें। डन, क्लियर है मेरे बच्चे? ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और इसके जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को राधे राधे।